आज के वीडियो में जानेंगे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होता है, किस तरह से हमारी बॉडी में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, क्या इसके पाथवेज रहते हैं, वो सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एलर्जन से। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मतलब होता है एलर्जी। एलर्जी यूजुअली जब हमें किसी भी चीज़ से होती है तो उसको हम कहते हैं एंटीजन। तो यहाँ पे ये जो है मॉलिक्यूल मैंने बनाया है, ये आपका एंटीजन मान लीजिए इसको। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पहले ये जान लेते हैं। तो एंटीजन बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, यूजुअली प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर लेती हैं। इसके स्ट्रक्चर में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बेसिकली इसका जो रिस्पांस होता है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो साइंस छिपी रहती है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के एक्टिवेट, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की। एग्जाम्पल की बात करें, इन्वायरमेंट में आपने देखा होगा पोलन, डस्ट पार्टिकल्स, जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो भी एलर्जन की कैटेगरी में आते हैं। खाने में आपने देखा होगा केजिन, मिल्क प्रोटीन जो होती है, एल्ब्यूमिन या पीनट प्रोटीन, ये एलर्जिक रिएक्शन काउज कर सकते हैं। ड्रग्स में पेनिसिलिन, सल्फर ड्रग्स, वेनम में बी, वास्प वेनम, स्नेक वेनम, ये सारी चीज़ें बहुत पोटेंट एलर्जिक रिएक्शन काउज करते हैं। एनिमल प्रोटीन्स भी होती हैं जो ह्यूमंस में एलर्जी काउज कर सकती है, राइट। तो इससे पहले इसको डिटेल में समझे, चलिए समझ लेते हैं कि इंटरेक्शन कैसे होती है। तो एलर्जन जब भी हमारी बॉडी में आ रहा है, चाहे एयरवे से आ रहा हो, ब्लड से आ रहा हो, सबसे पहले इसकी इंटरेक्शन होगी एपीसी से। एपीसी का मतलब होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो ये रही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। यहाँ आपके पास क्या होगा कि एलर्जन जो हमारा मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली एपीसी के अंदर घुस जाएगा, एंटर कर जाएगा उसमें, राइट। तो जैसे ही एंटर हो जाएगा इसमें, एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो इसको प्रोसेस करते हैं इनसाइड इट्स सेलुलर मशीनरी। तो यहाँ पे इसके टुकड़े बनेंगे और वो टुकड़े जो है बाहर एक्सपोज करेगा ये, ताकि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सके। और इम्यून सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं यहाँ पे TH2 सेल्स, इनको कहा जाता है हेल्पर टी सेल्स, अगर आपने नाम सुना होगा। हेल्पर टी सेल्स क्या करती हैं कि इन पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ इंटरेक्ट करती हैं जब ये उस पर्टिकुलर एलर्जन के मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करते हैं। और एक्सप्रेस कैसे करते हैं, MHC क्लास 2 एक रिसेप्टर होता है जो यहाँ पे उसको एक्सप्रेस करता है एंटीजन को, और इस तरफ से जो रिसेप्टर होते हैं वो उसको सेंस करते हैं। जैसे ही TH2 सेल्स को पता लगा कि APC ने एलर्जन, किसी एक पर्टिकुलर एलर्जन को शो किया है, तो ये जो सेल्स हैं TH2 सेल्स, ये प्रोड्यूस करते हैं दो इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस जिनका नाम है IL-4 और IL-13। IL-4 और IL-13 इनका काम होता है बी सेल्स को, ये रहे बी सेल्स, इनको एक्टिवेट करना, राइट। तो मैं पता क्या मिस कर रहा हूँ, एरोज मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि मुझे लगाने चाहिए ताकि क्लैरिटी हमारी थोड़ी सी यहाँ पे आ सके। तो क्या हो रहा है कि ये इंटरेक्शन हो रही है फर्दर TH2 सेल के साथ। उन्होंने रिलीज किए साइटोकाइंस IL-4, IL-13 रिलीज हो गए, और यहाँ से बी सेल एक्टिवेट हो चुकी है। और बी सेल जब भी एक्टिवेट होती है, ये प्रोड्यूस करती है, एक्टिवेट होकर ये कन्वर्ट होती है प्लाज्मा सेल्स में। और उन पर्टिकुलर प्लाज्मा सेल्स का, एक्टिवेटेड बी सेल्स का रोल होगा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। और एलर्जी के केस में एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी रिलीज होती है जिसको कहते हैं IgE एंटीबॉडीज। बड़ी फास्ट करना पड़ रहा है मुझे बहुत। आई होप कि आप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस हो क्या रहा है, राइट। तो देखिए क्या हुआ, अगर इस प्रोसेस को फिर से मैं बताऊं, आपके पास एलर्जन आया, एलर्जन मॉलिक्यूल हमने डिस्कस किया किस किस तरह के हो सकते हैं। ये मॉलिक्यूल जाते हैं डायरेक्टली एपीसी में, ये आपका एपीसी है। एपीसी से ये अंदर प्रोसेस होते हैं और इनका पार्ट जो है सरफेस पे एक्सपोज होता है, जिसको TH2 सेल्स, हेल्पर टी सेल्स होते हैं, दो तरह के होते हैं, TH1, TH2। TH2 सेल्स जो स्पेसिफिकली एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं इसके साथ और ये रिलीज करते हैं साइटोकाइंस IL-4 and 13। और ये दोनों साइटोकाइंस जाके बी सेल को एक्टिवेट करते हैं, बी सेल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है एंटीबॉडीज इसके केस में, राइट। तो एंटीबॉडीज जब प्रोड्यूस हो गई हैं, IgE एंटीबॉडीज क्या करती हैं, ये जाके बाइंड कर देती हैं मास्ट सेल्स के ऊपर। हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, हमारे ब्लड में सेल्स होते हैं जिनको मास्ट सेल कहा जाता है, उनके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, राइट। तो ये रहे हमारे मास्ट सेल्स और आप ग्रेन्यूल्स देख रहे होंगे। और इन सेल्स के ऊपर होता है एक रिसेप्टर जिसको FC रिसेप्टर कहा जाता है। FC रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो एंटीबॉडीज के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंटीबॉडी में आपको पता ही होता है कि FAB रीजन होता है जहाँ पे एंटीजन बाइंड होता है, और आपका FC रीजन होता है जो ये FC रिसेप्टर से बाइंड होता है। तो इस तरह से ऐसे ये बाइंड हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए वंडरफुल डॉकिंग होगी इसकी। तो जैसे ये इंटरेक्शन इसके साथ हो जाती है, हमारी मास्ट सेल सेंसिटाइज, हम इसको कहते हैं कि हमारी मास्ट सेल जो है सेंसिटाइज हो गई, ओके। अभी डीग्रेनुलेशन नहीं होती है, ध्यान रखना आपने, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो है ये सेंसिटाइज होकर बैठी हुई है। तो पहली बारी जब भी एलर्जन की एंट्री होती है तो इस रूट से इंटरेक्शन होती है उसकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, उसके बाद TH2 सेल्स, उसके बाद आपकी साइटोकाइंस, बी सेल एक्टिवेशन और एंटीबॉडी बन गई। एंटीबॉडी IgE एंटीबॉडीज बनती हैं तो ये डायरेक्टली बाइंड करती हैं हमारे मास्ट सेल्स के साथ में थ्रू FC रिसेप्टर। अब क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि वो फर्दर जाके इनके साथ एंटीजन जो है
फिर से रिएक्ट करेगा। तो एक बार मैं इसको टेक्सचुअल फॉर्म में भी आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले द एलर्जन इज कैप्चर्ड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने उसको कैप्चर किया। इट प्रेजेंटेड टू TH2 सेल्स बाय MSC class 2 complex. TH2 cells release IL-4 and IL-13. B cell will undergo class switching. B cell जो है class switching इनमें होगी और वो IgE प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगी, राइट। और उसके बाद अब आता है कि जो प्रोसेस है जिसमें ये एलर्जन अगर मान लीजिए अब दूसरी बार एंटर हो गया तो ये डायरेक्टली अब यहाँ पे जाने वाला है और ये इस एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि ये एंटीबॉडीज इसी एलर्जन के अगेंस्ट जो है वो प्रोड्यूस भी हुई हैं। तो क्या होगा इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप समझ ही पा रहे होंगे कि ये जो है अब सेंसिटाइज मास्ट सेल्स को डीग्रेनुलेट कर देंगी। ये मास्ट सेल इस तरह से डीग्रेनुलेट हो जाएंगी। डीग्रेनुलेशन का मतलब होता है, देखिए ये जो अंदर के ग्रेन्यूल्स है ये कैसे स्प्लिट होकर बाहर को आ गए हैं। तो यहाँ से हमारे पास मीडिएटर्स रिलीज होते हैं और ये रहे मीडिएटर्स। मुझे लगता है कि एरो यहाँ पे भी एक बना देनी चाहिए, राइट, क्योंकि हमने अब इन मीडिएटर्स को भी स्टडी करना है। तो एक एरो में यहाँ पे लेके आता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये डीग्रेनुलेशन हो गई और आपके मास्ट सेल्स से ग्रेन्यूल्स जो है वो मीडिएटर्स रिलीज कर रहे हैं। इसमें इंटरसेलुलर सिग्नलिंग भी होती है, उसको अभी नहीं करेंगे डिस्कस, ज़्यादा हो जाएगा इस वीडियो में। लेकिन ये मान लीजिए कि इसके अंदर कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कैल्शियम का जब ये डीग्रेनुलेशन प्रोसेस होती है आपके मीडिएटर्स बाहर आते हैं। और कौन कौन से मीडिएटर बाहर आते हैं, आपके हिस्टामिन आता है, हिपेरिन आता है, प्रोटीएजेस आते हैं। हिस्टामिन का रोल होता है वेसोडाइलेशन का और इचिंग भी इसकी वजह से होती है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। हेपेरिन का रोल है एंटीकोगुलेंट है, कोगुलेशन नहीं होने देता है। प्रोटीएजेस बहुत सारे रिलीज होते हैं जो टिश्यू रिमॉडलिंग में जिनका रोल रहता है, इन्फ्लामेशन में जिनका रोल रहता है। साथ ही साथ आपके पास न्यू मीडिएटर्स भी आ सकते हैं। ल्यूकोट्राइन्स आ सकती हैं जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ सकते हैं पेन और फीवर के लिए और वेसोडाइलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट का रोल रहता है। तो अगर सिम्टम्स की बात करें, आपके पास स्नीजिंग, इचिंग और वाटरी आइज इस तरह के सिम्टम्स हमारी बॉडी में शुरू हो जाते हैं एलर्जी की वजह से। और अगर सिस्टेमिक होकर रिएक्शन, मान लीजिए सारे सेल्स एक बार में पूरी बॉडी में मीडिएटर्स रिलीज करने शुरू कर दिया और मास्ट सेल्स ने सारे ऑर्गन्स में अगर ये करना शुरू कर दिया तो मैसिव वेसोडाइलेशन हो जाती है और बीपी एकदम से ड्रॉप हो सकता है और उसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स भी हो सकता है। इसको एनाफाइलैक्सिस कहा जाता है। एनाफाइलैक्सिस का मतलब है डीग्रेनुलेशन हो रही है हर जगह पे एक बार में कॉन्टिन्यूसली, और ये एक मास स्केल पे बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन हो सकता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना इम्यून सिस्टम में कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस किस तरह से होते हैं। अगले वीडियो में हम अलग अलग तरह के हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस लेके आएंगे आपको, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायो साइंसेस पढ़ते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपको समझना। क्या डिफरेंस है इन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बीच में, वो भी आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोलॉजी गोल में इस तरह के वीडियोस हम लेके आते हैं। तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट में आप प्लीज़ वो क्वेश्चन पूछिए। साथ ही साथ हम और वीडियोज़ भी लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।